तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंडक्टर। इंडक्टर इंडक्टर का मतलब सबको पता है ना। इंडक्टर क्या होता है? किसी भी कॉइल को जिसमें सेल्फ इंडक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं इंडक्टर। सेल्फ इंडक्शन तो किसी में भी हो सकता है, हर कॉइल में हो सकता है। तो किसी भी कॉइल को हम लोग बोलते हैं इंडक्टर। और इंडक्टर के लिए सर्किट सिंबल क्या है? सर्किट सिंबल इस तरह का, स्प्रिंग की तरह। ये हो गया इंडक्टर का सर्किट सिंबल। चाहे कॉइल या लूप, कॉइल या लूप, कॉइल या कोई भी लूप हो, जैसे सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो गया, सोलेनॉइड हो गया, टोरॉइड हो गया, कोई भी लूप या कॉइल है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंडक्टर बोल सकते हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है कि किसी भी कॉइल या लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी, इसके लिए फॉर्मूला क्या है? किसी भी कॉइल या लूप में पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है? डी फाई बाई डी टी, ये फॉर्मूला है। और फाई का फॉर्मूला हम लोग को पता है कि फाई इक्वल्स टू किसी कॉइल के लिए क्या होता है? एल इंटू आई। अगर कॉइल में करंट आई फ्लो करेगा तो फाई होगा एल इंटू आई, यानी कि डेल्टा भी इक्वल्स टू क्या होगा? डी फाई बाई डी टी, यानी कि एल, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एल कांस्टेंट है, एल, और डी आई बाई डी टी। ऐसे तो साइन हम लोग माइनस लगाते हैं, लेंज लॉ को भी अगर इसमें इंक्लूड कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो किसी कॉइल में चाहे लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? माइनस डी फाई बाई डी टी। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो माइनस हटा देंगे, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला किसी इंडक्टर में क्या होगा? माइनस एल डी आई बाई डी टी। माइनस किस साइन के लिए, किस चीज़ के लिए आया है? लेंज लॉ को बता रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो करंट चेंज को अपोज करेगा, करंट को मेन रीजन को अपोज करेगा, फ्लक्स चेंज को मिनिमाइज करेगा। ये सब तो हम लोग पहले देख ही चुके हैं। तो फाइनली अब हम लोग इतना डायरेक्ट अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि अगर कोई इंडक्टर है, कोई इंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, करंट फ्लो कर रहा है आई। इंडक्टर में एक इंड ये हो गया, एक इंड ये हो गया। सर्किट में, सर्किट में कोई भी कॉइल लगा हुआ है तो उसको इंडक्टर से दिखाएंगे। अब सर्किट में दो पॉइंट हो गया ए और बी, और सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है एल। तो कैसे लिखेंगे? पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी, क्या लिखेंगे? क्या होगा? तो सबको याद आ रहा है? तो किसी भी इंडक्टर में, सर्किट में इंडक्टर अगर ऐसे लगा हुआ है तो दो पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कैसे लिखेंगे? ए से चलेंगे बी तक पहुंचेंगे, और अगर करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में, तो क्या लगाएंगे? प्लस साइन, प्लस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है ना? ये समझ में आ गया ना जी? पिछले क्लास में तो ये सब हुआ था ना, एक बार फिर से देख लो, रिवाइज कर लो। जिसका भी दिक्कत हुआ है थोड़ा बहुत समझ लेंगे फिर से, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट यही है। इंडक्टर में एक पॉइंट से चलेंगे दूसरे पॉइंट तक पहुंचेंगे। तो ए से चल रहे हैं बी तक पहुंच रहे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे? ए से स्टार्ट किए हैं तो भी ए, और बी तक पहुंचे हैं तो माइनस भी बी। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस ए से लेके बी तक। अब कैसे लिखना है? तो करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो लिख देंगे प्लस एल डी आई बाई डी टी। अगर मान लो करंट के अपोजिट चलते हैं, इंडक्टर है ऐसे, ये पॉइंट मान लो ए है, ये पॉइंट मान लो बी है, और करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस एल है, तो लिखेंगे पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी बराबर क्या लिखेंगे? तो माइनस साइन लग जाएगा, करंट के अपोजिट जाएंगे तो माइनस साइन, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी।
माइनस एल डी आई बाई डी टी। बस इस साइन का ध्यान रखना है, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। करंट कुछ भी हो सकता है, इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, वो सब डिफ्रेंसिएशन में प्लस माइनस अपने से आ जाएगा, समझे। करंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बुक में दिया रहता है, इसलिए हम बार बार बता रहे हैं कि कभी बुक पढ़ेंगे और उससे कॉन्सेप्ट बनाने लगेंगे तो दोनों मिक्स करके गड़बड़ा सकते हैं, गड़बड़ कर सकते हैं। उस सब कुछ नहीं सोचना है कि करंट इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी होगा वो यहाँ पर साइन अपने आप डिफ्रेंशिएट करने पर आ जाएगा। तो ये तो पिछले क्लास का है, एक दो प्रैक्टिस करते हैं और थोड़ा सा, कि सब नोट कर लिए। चलो हो गया ना। अब चलो एक दो सवाल पहले आते हैं, छोटा छोटा सवाल। मान लेते हैं कि सर्किट है एक, इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक पार्ट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक छोटा सा पार्ट पोर्शन दिखा रहे हैं। जैसे में कि इंडक्टर है, सेल्फ इंडक्टेंस है 0.8 हेनरी, इसमें रेजिस्टेंस है 10 ओम, और मान लो कैपेसिटर या सेल लगा देते हैं, सेल, और वोल्टेज 5 वोल्ट, और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। और इससे मान लेते हैं कि करंट टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है। इधर भी कुछ पार्ट होगा, सर्किट का एक छोटा सा हिस्सा दिखाया गया है। ये फिगर जो है ना, एक कंप्लीट सर्किट नहीं दिखाया, कोई सर्किट में से एक पार्ट उठा करके केवल उतने पार्ट को दिखाया गया है। फिगर शोज ए पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक हिस्सा दिखाया गया। मान लो कि इसमें करंट आई है, आई इक्वल्स टू है टी स्क्वायर प्लस 1, ये दिया हुआ है। आई इक्वल्स टू है टी स्क्वायर प्लस 1। तो फाइंड करना है, फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, जबकि दिया हुआ रहेगा कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज टेकन टू बी 10 वोल्ट। मान लो कोई और वैल्यू, मान लेते हैं कि 30 वोल्ट। तो बी का पोटेंशियल हम दे दिए कि बी का पोटेंशियल 30 है, तो ए का बताना है।
कितना आंसर आएगा? सब कोई बनाए? तो यहाँ पर पोटेंशियल ए का निकालना है और बी का गिवन है, तो इसमें क्या लिखेंगे? ए पॉइंट से चलेंगे और बी पॉइंट तक इंड करेंगे। ए से स्टार्ट करना है, बी तक इंड करना है, तो क्या लिखेंगे? वी ए माइनस वी बी। तो वी ए माइनस वी बी यानी कि ए से स्टार्ट करना है और पोटेंशियल डिफरेंस लिखते जाना है कहाँ तक? बी तक। तो ए से स्टार्ट करेंगे। पहला एलिमेंट का कौन मिला है सर्किट के में? इंडक्टर। तो इंडक्टर में जा रहे हैं करंट के अपोजिट, तो करंट के अपोजिट जाने पर लिखेंगे माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस इंडक्टर का। इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इंडक्टर में इतना पोटेंशियल डिफरेंस मिला, माइनस साइन के साथ मिला। तो ए से स्टार्ट करना है, जब लिखते हैं वी ए माइनस वी बी, यानी कि ए से स्टार्ट करना है और बी तक इंड करना है। ए से बी की ओर चलना है, तो ए से बी की ओर चलेंगे करंट के अपोजिट, तो क्या लिखेंगे? माइनस एल डी आई बाई डी टी। इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखा गया, काम हो गया। आगे बढ़ो, दूसरा एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट जो है रेजिस्टेंस, उसमें भी जा रहे हैं कैसे? करंट इसमें इधर आ रहा है, करंट ऐसे है, तो इसमें भी करंट यही होगा। करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो क्या लिखते हैं? माइनस आई आर। फिर इसका भी काम हो गया। अगला एलिमेंट कौन सा है? सेल। सेल का पहले क्या मिला हमको? प्लस मिला, तो प्लस 5 वोल्ट, बस ये हो गया। अब किसका पोटेंशियल दिया हुआ था? वी ए माइनस, और वी बी का वैल्यू कितना है? 30 वोल्ट है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा? तो माइनस साइन है, एल का वैल्यू कितना है? 0.8 इंटू डी आई बाई डी टी करेंगे, तो डी आई बाई डी टी कितना हो गया? 2t। 2t माइनस आई का वैल्यू कितना है? टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस है 10। यहाँ से आगे बढ़े, बैटरी का पहले क्या मिला था? प्लस मिला था, तो क्या लिखेंगे? प्लस। प्लस लिखे हैं, +5। इसमें टाइम का वैल्यू क्या पुट करना होगा? t = 3 सेकेंड पर ना है, 2 सेकेंड। t = 2 सेकेंड पर। अब वैल्यू पुट कर दो। वी ए -30 बराबर -0.8 इंटू 2 इंटू टाइम का वैल्यू 2 सेकेंड, माइनस 2 करेंगे तो कितना? 2 स्क्वायर प्लस 1 5 इंटू 10 प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा? 3.2 और 50, तो -48.2 होगा ना? हाँ, तो 45 और 3.2 -48.2 वोल्ट। ठीक है, अब वी ए का वैल्यू कितना हो गया? इतना +30, इसलिए पता चल जाएगा वी ए इक्वल्स टू 30 प्लस 30 माइनस 48.2, यानी कि -18.2 वोल्ट। क्या बोलो, कोई डाउट किसी को?
यहाँ भी वही बात है कि किसी इंस्टेंट पे सर्किट का एक छोटा सा पार्ट दिखाया गया, सर्किट का एक पार्ट दिखाया गया किसी टाइम टी पर। 60 नीचे। हाँ, ये अर्थिंग का सिंबल है, अर्थिंग। देखते हो ना, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे लगाते हैं, 3 लाइन रहता रहा, वो सिंबल है अर्थिंग का। हाँ। क्या सब बता रहे हैं। ये सर्किट का एक छोटा सा पार्ट है, सर्किट का एक छोटा सा पार्ट है किसी टाइम टी पर, जिसमें इंडक्टेंस 0.6 हेनरी, बैटरी का वोल्टेज 5 वोल्ट, कैपेसिटर है, इस पे चार्ज है, एक पे प्लस एक प्लेट पे चार्ज है माइनस, चार्ज का वैल्यू 30 माइक्रोकुलम्ब, और इसका कैपेसिटेंस कितना है 6 माइक्रोफैराड, और इसमें करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस मान लो कि दिया हुआ है 10 ओम, 10 ओम। ये सर्किट का एक पार्ट है, फिगर shows part of a circuit, part of a circuit to find potential of point A at time t equals to 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड पे पोटेंशियल पॉइंट ए का क्या होगा? बन जाएगा ना? देखो ट्राई करके। हम्म। तो अर्थिंग किया हुआ जिस पॉइंट को, ये पॉइंट क्या है, अर्थेड है, अर्थ से कनेक्टेड, मतलब इसका पोटेंशियल क्या ले लेंगे? 0। उसका पोटेंशियल बताने की जरूरत नहीं है, कोई पॉइंट को जो अर्थ से कनेक्टेड दिखाया गया, अर्थिंग करके दिखाया गया है, तो उसका पोटेंशियल 0 मान लेना है। उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल 0 मानते हैं। कितना आ गया आंसर? 184.6 आया, 183 आया, और तुम्हारा 178.5 आ रहा है, और 6 आ रहा है। और कोई आंसर आ रहा है किसी का? सबका आंसर अभी तक अलग अलग आ रहा है, लेकिन तुम्हारा आदित्य कितना आया? बारिश रात से ही हो रही है ना? हाँ, बारिश अभी 3-4 दिन हो सकता है कि चले ना, 3-4 दिन का चांस है कि चलेगा। तुम लोग वहाँ से आ रहे हो, खुसरूपुर से? इसी लोग चलते हमको आना पड़ता है, कि ये लोग आ गया होगा और हम नहीं आएंगे तो बहुत
खराब लगेगा, इस चलते हम आए हैं। ट्रेन में बैठता है तो उससे क्या, ट्रेन में चलने के पहले भी तो बहुत दूर से आया होगा। क्या? हाँ हाँ हाँ। नहीं तो आज बारिश बहुत थी, बारिश बहुत है। ऐसे समय में क्लास जनरली सस्पेंड ही हो जाता है, लेकिन अब 12th आ गया है तो लाइव कर दे। लाइव तो नहीं कर पाए हैं, बाद में उसको लाइव करेंगे। चलो अब इसका आंसर 183.6 आ रहा है। फाइनली सबका आंसर आ गया। चलो इसको देख लेते हैं अब। अब देखो ध्यान से, क्या करना है। सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलते हैं तो पहले क्या लिखते हैं, ए से स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे पोटेंशियल ऑफ ए। ठीक है। और लास्ट में कहाँ तक पहुंचना है, मान लो ये पॉइंट बी है तो बी तक पहुंचना है, ए से चलना है बी तक पहुंचना है तो लिखेंगे वी ए माइनस वी बी। हमेशा ध्यान रखना है कि ए से चलेंगे तो पहले वी ए लिख देना है, और पहुंचना है बी तक तो लास्ट में माइनस वी ए माइनस वी कैसे लिखेंगे, ए से स्टार्ट करना है बी तक पहुंचना है, मतलब जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस मिलते जाए वो सब लिखते चलना है। तो पहला एलिमेंट कौन मिला, इंडक्टर। इंडक्टर में करंट कौन सा डायरेक्शन में है, यहाँ देखो करंट, करंट यहाँ पर दिया हुआ है, तो एक ही वायर में करंट तो सब जगह सेम डायरेक्शन में होगा ना, सेम वैल्यू होगा ना। तो यहाँ पे भी करंट क्या है, आई है, वही करंट यहाँ ना जाएगा। तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, प्लस एल डी आई बाई डी टी, प्लस साइन लग गया, ठीक है। फिर आगे दूसरा एलिमेंट कौन सा मिला, बैटरी का माइनस पहले आया तो माइनस, -5 वोल्ट। बैटरी का भी काम हो गया, आगे बढ़ जाओ। फिर नेक्स्ट एलिमेंट मिला है कैपेसिटर, कैपेसिटर में प्लस मिला है तो लिखेंगे प्लस क्यू बाई सी, प्लस मिलेगा तो प्लस क्यू बाई सी, माइनस मिलेगा तो माइनस क्यू बाई सी। इसका भी काम हो गया, यहाँ से आगे बढ़ जाओ, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, रेजिस्टेंस है, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो लिखेंगे प्लस आई इंटू आर। सबको वैल्यू पुट कर दो, एल का वैल्यू है कितना 0.6, डी कितना होगा, डी 6 होगा, तो डिफ्रेंसिएशन आई का 6 -5 प्लस क्यू कितना था 30 दिया हुआ है, 30 माइक्रो बाई 6 माइक्रो, माइक्रो माइक्रो कटेगा ना, ये वोल्ट हो गया, प्लस आई का वैल्यू क्या है 6 इंटू टी, और इंटू रेजिस्टेंस कितना है 10। अब ये टाइम टी पुट कर देंगे, टाइम टी पुट करेंगे कितना सेकेंड, 3 सेकेंड। और देखो वी ए माइनस बी का वोल्टेज कितना है, 0 है, 0, क्योंकि ये अर्थित है, तो वी ए माइनस 0 बराबर 3.6 -5 +5 +6 इंटू, यहाँ पे टाइम का वैल्यू क्या पुट करना है 3 पुट करना है, 3 इंटू 10, कितना वोल्ट आ गया 185, 183.6, 183.6 वोल्ट ही ना आया, 183.6। क्या बोलो, कोई डाउट किसी को, समझ में आया सब, समझ में आ गया। चलो तो ये तो सबको समझ में आ गया कि अगर सर्किट में इंडक्टर है तो एक नया चीज़ तुमको इलेक्ट्रिकल सर्किट में मिल गया, न्यू एलिमेंट मिल गया इंडक्टर। जैसे कैपेसिटर होता था, रेजिस्टेंस होता है, बैटरी होता है, तो एक और एलिमेंट ऐड हो गया इंडक्टर। इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये 4 चीज़ होगा। आगे एक और चीज़ जुड़ जाएगा, डायोड जोड़ देंगे, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर तो उसमें डायोड भी ऐड हो जाएगा, तो 5-6 चीज़ सर्किट में हो सकता है। 4 समझ गए, डायोड और ट्रांजिस्टर, यही तो 2 बचा है। तो अभी तो मैक्सिमम 4 हो सकता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो सॉल्व कैसे करेंगे समझ में आ चुका है। अब हम सबको बोले थे कि सबको ही को पढ़ के आना है पहले से, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर याद आ रहा है, सब थोड़ा सा रिविजन किए थे, फॉर्मूला याद है। चार्जिंग में चार्ज का फॉर्मूला क्या आया था, Q बराबर CE इंटू 1 माइनस E के पावर
माइनस टी बाई टाउ चार्जिंग में था। और करंट का फॉर्मूला क्या था? करंट I बराबर E बाई आर ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ, ये तो चार्जिंग का फॉर्मूला था। और डिस्चार्जिंग में फॉर्मूला चार्ज का कुछ ऐसा था, Q बराबर सी ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। और करंट का फॉर्मूला तो दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, सेम है। ग्राफ ये सब भी याद होगा। टाइम कांस्टेंट का क्या मतलब था, RC, ठीक है। और उसमें हम लोग देखे थे कि कैपेसिटर को अगर किसी रेजिस्टेंस लगा करके बैटरी से कनेक्ट कर दें तो कैपेसिटर का चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस रहेगा तो चार्जिंग तुरंत हो जाएगा, विद इन नो टाइम पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा। रेजिस्टेंस रहेगा तो चार्ज होने में इसको समय लगेगा। स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद चार्ज कितना था, 0 था। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसमें चार्ज भी बढ़ना स्टार्ट होगा और इन्फानाइट टाइम पे चार्ज हो जाएगा कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। चार्जिंग को कितने टाइम में बांटे थे, 3 टाइम में। पहला टाइम कौन था, इनिशियल टाइम। इनिशियल मतलब टी बराबर कितना, 0। एक बीच वाला हो गया किसी टाइम टी पर ट्रांजिएंट स्टेट, और एक इन्फानाइट टाइम पे क्या था, स्टेडी स्टेट। तो वैसा ही चीज़ हम लोग यहाँ पर भी देख पाएंगे। तो समझते हैं कि इंडक्टर में क्या होता है जब उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। और सबको बोले थे कि घर पे जाकर थोड़ा टीवी ऑन करके देखना कि क्या होता है। बल्ब नहीं देख पाए, कोई बात नहीं। बल्ब कभी ना कभी देखे होगे ना, बस उसको याद कर लो कि टीवी ऑन करते हैं तो क्या होता है। हाँ, आवाज करता है। कितना समय लगता है ऑन होने में, एक में कोई 4 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, टीवी पे डिपेंड करता है। वही कुछ टाइम लगता है ना। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हम लोग ऑन किए और ये तुरंत स्विच करंट सप्लाई दिए तुरंत ऑन हो गया, लेकिन टाइम लगता है ना ग्लो करने में। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे एक बल्ब से समझो, बल्ब, बल्ब है, ठीक है। 1000 वाट का बल्ब है, फिलिप्स का है, ठीक है। और यहाँ पर एक सेल लगा रहे हैं, ठीक है। सेल लगा रहे हैं, और सेल कब ऑन करना है, सेल को कब ऑन करना है उसके लिए क्या लगा दें, स्विच लगा देते हैं। स्विच लगा देते हैं, स्विच। 1000 वाट का बल्ब है, 10 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पावर का बल्ब है। तो डिफरेंट डिफरेंट पावर का जो बल्ब रहता है, 10 वाट का बल्ब, 0 वाट का बल्ब देखे हो, उसमें फिलामेंट बहुत छोटा होगा। बैटरी का जो बल्ब है फिलामेंट बहुत छोटा, और छोटा हो गया है। फिलामेंट कॉइल की तरह स्प्रिंग जैसा होता है, कॉइल बना होता है। क्यों वो उसको सीधा नहीं बना देते हैं, कभी कोई सोचे? कॉइल बना करके ही क्यों रखते हैं, सीधा क्यों नहीं बना दिए? तो कॉइल बनाने से वो इंडक्टर बन गया, और सीधा रखेंगे तो सिंपल स्ट्रेट वायर है। अब सोचो क्या होगा, करंट आने से, अगर स्ट्रेट वायर है तो करंट दोगे तुरंत करंट चला जाएगा। स्ट्रेट वायर है, उधर से तुम करंट सेंड किए, कोई समय नहीं लगेगा करंट जाने में, करंट सीधे चला जाएगा। लेकिन अगर उसी वायर को तुम कॉइल बना करके आगे ले जाओ तो फिर टाइम तुम्हारा बढ़ जाएगा। करंट जितना भेजोगे उतना नहीं पहुंच पाएगा, कुछ समय लग जाएगा। अगर सोचो कि कलकत्ता से पटना तक का कोई वायर आ रहा है, तो स्ट्रेट वायर है तो करंट तुरंत पहुंच गया, स्विच ऑन किए करंट चला गया। लेकिन अगर वही वायर जो हीटर का कॉइल है उस तरह से बनकर आए, तो फिर करंट उधर से तुम दोगे तो करंट को आने में समय लग जाएगा। समय कैसे लग रहा है, जो उधर से करंट भेजे वो करंट कहाँ गया, उसको आने में समय लगा कि नहीं लगा?
देखो यहाँ पर क्या है, 10 वाट का बल्ब है तो उसमें कॉइल बहुत छोटा है, 1000 वाट का बल्ब लिए हैं, कॉइल बहुत बड़ा है, मतलब एक बड़ा इंडक्टर है। अब देखो स्विच ओपन है, स्विच ओपन है तो इसमें करंट क्या है, 0 है। तब नोट करते चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। व्हेन स्विच वाज ओपन, स्विच वाज ओपन, current in the circuit, current in the circuit was 0। समझे? जब स्विच ओपन था तो करंट क्या था, 0 था। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि बल्ब कितना समय में ग्लो करता है, बल्ब कितना समय में ग्लो करता है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि कोई बल्ब कितने समय में ग्लो करता है। टाइम टेकन बाय ए बल्ब टू ग्लो और टू बिकम ऑफ, बल्ब ऑन ऑफ होने में कितना समय लेगा। इसलिए इस एग्जाम्पल को हम लोग पहले देख रहे हैं कि ये तो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, तो आसानी से समझ लेंगे कि ये घटना कैसे हो रही है। अब चलो ध्यान से पहले देख लो, जब स्विच ओपन था तो करंट कितना था सर्किट में, 0 था, 0 था कि नहीं था, 0 था। व्हेन स्विच वाज ओपन करंट इन द सर्किट वाज 0। तो बल्ब क्या था, ऑफ था, बल्ब ग्लो नहीं करा था, बल्ब वाज ऑफ, ठीक है, बल्ब वाज ऑफ। अब स्विच को क्लोज करिए, स्विच को क्लोज किए, नाउ स्विच एस इज क्लोज्ड, नाउ स्विच एस इज क्लोज्ड। अब पहले यहाँ ध्यान से देखेंगे, ठीक है, आप सारी चीज़ों को समझ लेंगे तो फिर आराम से नोट करेंगे। अब स्विच ओपन है, कोई करंट नहीं है, बल्ब ऑफ है, ये ग्लो नहीं कर रहा है, थोड़ा सा भी ग्लो नहीं कर रहा है। अब स्विच को मान लो तुम क्लोज किए, क्लोज किए तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, अब पूछ सकते हैं कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच बल्ब बिकम्स ऑन, बल्ब ग्लोज सडनली कंप्लीटली, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा स्विच ऑन करने के बाद। तो क्या कि कुछ समय लगेगा। तो देखो स्विच ऑन करने के बाद क्या ये बैटरी करंट अभी सेंड नहीं करेगा, स्विच ऑन कर दिए, सर्किट कंप्लीट हो गया, बैटरी थोड़ा सा भी समय नहीं लेगा, वो विद इन नो टाइम करंट जितना भेजना था वो भेज देगा। तो करंट ये सर्किट में भेज देगा, पहले इस कॉइल से, पहले इस कॉइल में जो बैटरी करंट भेजेगा वो किससे होकर जाएगा, फिलामेंट से होकर जाएगा। तो वही करंट अब इस कॉइल से होकर के जाएगा। अब इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट के रूप में ड्रॉ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट के रूप में ड्रॉ कर सकते हैं। बल्ब को क्या मान लें, बल्ब को मान लेते हैं इंडक्टर, बल्ब का कॉइल है तो उसमें उस क्या है, इंडक्टर है। बल्ब में कॉइल है, उसका रेजिस्टेंस भी है, दोनों चीज़ है, रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टर भी है, दोनों चीज़ हो गया। बल्ब का जो फिलामेंट है या वायर सब है तो एक रेजिस्टेंस है और बल्ब का कॉइल क्या है, इंडक्टर है।
और यहाँ से एक बैटरी लगा दिए हैं जो करंट सप्लाई करेगा, करंट सप्लाई करेगा। स्विच क्लोज करने के बाद क्या होगा, बैटरी का जो करंट है उस करंट का नाम क्या दिए थे, मेन करंट बोले थे ना। जो बैटरी करंट भेज रहा है पावर सप्लाई, मेन करंट, तो कैसे बोलते हो, मेन सप्लाई खराब हो गया है। बिजली कभी कभी बोलते हैं कि इस रूम में करंट है, उधर करंट नहीं, बिजली नहीं आ रही है, तो बोले कि मेन सही है, पावर सप्लाई जो मेन से आ रहा है उसको मेन से बोल देते हैं। तो मेन सही है, बस इस रूम का खराब है। तो जो मेन करंट है, ये जो बाहर से भेजा जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है, तो मेन करंट, मेन करंट तो जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे मेन करंट इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये इंडक्टर से क्या होगा, पहले करंट नहीं था, पहले करंट जब स्विच ओपन था तो करंट नहीं था, ध्यान से पहले समझ लो। जब स्विच ओपन था तो इसमें कोई करंट था नहीं था। स्विच क्लोज करने के बाद करंट अचानक जीरो से क्या हो गया, अचानक बढ़ा। तो किसी भी कॉइल में करंट फ्लो होने से क्या होगा, फ्लक्स भी तो उससे पास करेगा, क्योंकि ये कॉइल क्या प्रोड्यूस कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल प्रोड्यूस कर देगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड चलते क्या होगा, फ्लक्स इससे पास करेगा। अब किसी कॉइल से पहले कोई फ्लक्स ही नहीं था और अचानक करंट फ्लो होने लगा तो फ्लक्स बढ़ने लगा, फ्लक्स अचानक बढ़ा। तो फ्लक्स का वैल्यू कहा कैसे बढ़ा है, जीरो से अचानक कुछ वैल्यू 5 हो गया। तो कोई चीज़ जीरो से अचानक कुछ भी हो जाए, 5 हो जाए, तो कितना बहुत तेजी से ना बढ़ा। कोई चीज़ अभी जीरो है अचानक बढ़ गया तो बहुत तेजी से चेंज हुआ। तो फ्लक्स इसमें चेंज हुआ, जीरो से कोई वैल्यू आया तो फ्लक्स चेंज हो गया। अब जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, जिसके चलते एक और करंट फ्लो होने लगेगा, इंड्यूस्ड करंट। जो मेन करंट है उसको अपोज करने के लिए इंड्यूस्ड करंट। तो मेन करंट अचानक बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा है, जीरो से अचानक बढ़ गया है। तो इसमें इंड्यूस्ड करंट उसको अपोज करेगा, बढ़ने से रोकेगा। तो जब तुम स्विच ऑन करोगे तो उधर से जो करंट चला है तो इंडक्टर उसको बढ़ने से रोकेगा, क्योंकि पहले तो करंट है ही नहीं, अचानक करंट आया तो इंडक्टर उसको बढ़ने से रोकेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में भेज देगा एक इंड्यूस्ड करंट। ये वाला करंट कौन सा है, जो बैटरी भेज रहा है मेन करंट, और उसके अपोज बढ़ने से रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में एक और करंट बैटरी बल्ब का कॉइल जनरेट कर देगा इंड्यूस्ड करंट। और शुरुआत में क्या है, इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट पे डिपेंड करता है, कितना तेजी से चेंज हुआ, रेट ऑफ फ्लक्स चेंज d/dt, जितना अधिक तेजी से चेंज हुआ उतना अधिक उसका वैल्यू होगा। ठीक है, शुरुआत में चेंज बहुत काफ़ी तेज है, कोई चीज़ जीरो से अचानक बढ़ा तो बहुत तेज फ्लक्स चेंज हो गया। जैसे सोचो कोई कंट्री है जिसमें कि पढ़ाई लिखाई शिक्षा व्यवस्था एजुकेशन एकदम जीरो है, अचानक वहाँ का आदमी क्लास 5 तक पढ़ लिया, 10 तक पढ़ लिया, तो बोलेंगे ना कि शिक्षा व्यवस्था में बहुत खतरनाक सुधार हुआ है कि नहीं है, ऐसे बोलेंगे ना। किसी स्कूल में मान लो कि बच्चा नहीं जाता था, जीरो, टीचर नहीं जाता था, जीरो, अचानक उसमें पता चला कि 50% बच्चा जाने लगा, तो क्या बोलेंगे कि बहुत अच्छा सुधार हो गया, बहुत तेज से। अब 50% हो चुका है, अब थोड़ा सा वो 55 हो गया, तो तुम क्या बोलोगे, अब सुधार का रेट कम हो गया, कम सुधार हुआ है। लेकिन कोई चीज़ जीरो है और वो 10% बढ़ गया तो बहुत सुधार हो गया। तो यहाँ पर शुरू में करंट का बढ़ने का रेट बहुत ज़्यादा है, तो उसको रोकने का रेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उसको उतना ही स्ट्रांगली अपोज करेगा इंडक्टर। तो कितना स्ट्रांगली अपोज करेगा, शुरू में जीरो था तो ये तो चाहेगा इंड्यूस करंट की जीरो ही रहे, जितना करंट बैटरी भेजा उतना ही इंड्यूस्ड करंट इसमें फ्लो कर जाएगा। तो सर्किट में अब दो तरह का करंट फ्लो हो रहा है, एक उधर से जो भेजा जा रहा है बाहर से मेन पावर सप्लाई से मेन करंट, तो इधर से कॉइल जनरेट उतना ही करके उसको कैंसिल आउट कर दिया, तो सर्किट में नेट करंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद करंट जीरो होगा। अगर पूछा जाए कि स्विच, अब देखो ये क्वेश्चन मेरा क्या है, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच बल्ब ग्लो कर जाएगा या थोड़ा सा भी ग्लो करेगा, क्या ये सही है बोलना, बल्ब बिल्कुल भी ग्लो नहीं करेगा, ये बोलना सही कि नहीं है। जस्ट आफ्टर की बात है, स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद, यानी t=0 पे स्विच ऑन करते ही तुरंत बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ये कुछ समय लेगा। क्यों ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि जितना बैटरी करंट भेज रहा है उतना इंड्यूस करंट उसमें डेवलप होकर के उसको नेट करंट को जीरो कर दिया,
तो नेट करंट इसमें 0 है, इसलिए ये ग्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो फ्लक्स चेंज होने का रेट तो अब 100 हो चुका है ना, शुरुआत में 0 था, अचानक बढ़ा, अब तो थोड़ा बढ़ेगा तो कम बढ़ेगा ना, तो कम बढ़ेगा फ्लक्स, तो ये इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू क्या होगा, अब कम होने लगेगा। तो इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू कम होने लगेगा, तो इंड्यूस्ड करंट कम हो गया तो नेट करंट बढ़ा ना, तो फिर बल्ब में क्या होगा, नेट करंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो जो बैटरी का काम हो तो कर रहा है, बैटरी बैटरी अपना करंट भेज रहा है, कॉइल के द्वारा जो करंट भेजा जा रहा है वो धीरे धीरे समय के साथ साथ डिक्रीज करेगा, और स्टेडी स्टेट आते आते क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो बल्ब में नेट करंट केवल बैटरी वाला बच जाएगा, तो नेट करंट मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा। तो करंट बल्ब में क्या हो रहा है, कॉइल में क्या हो रहा है, जैसे ही हम उसमें करंट भेजते हैं तो कॉइल में करंट नहीं बढ़ता है, 0 रहता है, और 0 से नेट करंट बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है, जो किसके बराबर होगा, जो बैटरी भेज रहा था मेन करंट के, और वही करंट बच जाएगा, इंड्यूस करंट 0 हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट आने में बल्ब क्या होता है, पूरी तरह से ब्राइट हो जाएगा, बल्ब का ग्लो करना बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा, और बोलें कि बल्ब कंप्लीटली ऑन हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, ग्लो करने लगेगा। तो समझ गए। तो स्विच ऑन करने के जस्ट बाद बल्ब बिल्कुल भी ग्लो नहीं करेगा, जैसे टाइम बढ़ेगा, एज टाइम इंक्रीजेज, बल्ब का ग्लो करना बढ़ता जाएगा, लाइट ज़्यादा निकलेगा, और उसके बाद जैसे से इन्फानाइट टाइम की ओर पहुँचेंगे, ग्लो करना बढ़ता जाएगा, इन्फानाइट टाइम पे वो स्टेडी स्टेट पहुँच जाएगा, क्योंकि करंट क्या हो चुका है, कांस्टेंट कांस्टेंट हो चुका है। जैसे हीटर में तुम इसको तुम देख सकते हो, हीटर को जब ऑन करते हो तो हीटर का वायर शुरू में क्या रेड रहता है, शुरुआत में कम रहता है, धीरे धीरे समय लगते लगता फिर जा करके कुछ समय के बाद एकदम पूरा वो मेंटेन हो जाता है। वही चीज करंट के केस में है कि करंट भी उसी तरह से बढ़ता है कॉइल में, शुरुआत में करंट कम जाता है, क्योंकि दूसरा से बैटरी तो अपना काम कर रहा है, लेकिन कॉइल उस करंट को अपोज कर रहा है, एक दूसरा करंट भेज के उसको कम कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है। शुरुआत में जितना करंट बैटरी भेजेगा उतना कॉइल भेज देगा, जितना भी करंट भेज दे कॉइल उतना ही भेज देगा। अब इन कॉइल के द्वारा भेजा गया करंट समय के साथ साथ घटने लगेगा, तो फिर नेट करंट बढ़ता जाएगा। तुम लोग देखते होगे कि पहले के समय में मरकरी जो होता था ट्यूब लाइट, उसमें एक चौक कॉइल लगा रहता था, याद है ना, अब तो अंदर में ही इनबिल्ट रहता है, अब तो सीधे कि उसका कनेक्शन किए वो ऑन हो गया, पहले एक चौक कॉइल होता था। चौक कॉइल में क्या रहता है, नाम ही कॉइल है, तो चौक कॉइल में कॉइल रहता है, यानी इंडक्टर रहता है। तो ये मान लो मरकरी है, अगर इस मरकरी को अचानक करंट इसमें दे दें, ये मरकरी डैमेज हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए इसके आगे एक कॉइल लगा दिए, इंडक्टर लगा दिए। तो इंडक्टर क्या करता है, करंट को अचानक नहीं बढ़ने देगा। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में करंट अगर हमको अचानक नहीं बढ़ने देना है तो क्या लगा देना, उसके सब आगे इंडक्टर यानी कॉइल लगा देना होगा। तो इंडक्टर यहाँ पे लगा दिए, जो भी करंट आएगा इंडक्टर से होकर गुजरेगा तब उसमें जाएगा। तो इंडक्टर में बाहर से करंट जैसे ही बढ़ेगा तो इंडक्टर उस एक उल्टा डायरेक्शन में करंट भेज के उसको रोक देगा, तो करंट को वो इसमें धीरे धीरे बढ़ाएगा। तो धीरे धीरे बढ़ाएगा तो बल्ब, जो CFL बल्ब है, ट्यूब है, उसमें करंट अचानक नहीं बढ़ सकता है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो उसका ग्लो करना भी क्या होता है, धीरे धीरे ग्लो करता है। CFL को तुम लोग देखते होगे, नोटिस करते होगे कि CFL बल्ब को हम ऑन किए हैं तो ऑन करने पे थोड़ा सा लाइट कम आता है, कुछ समय के बाद देखते हैं कि लाइट उससे ज़्यादा निकल रहा है। तो वही चीज़ वहाँ भी हम लोग सोच सकते हैं। उसी तरह से टेलीविजन में क्या है कि करंट जा रहा है, अचानक करंट चला जाए तो टेलीविजन का बहुत सारा डिवाइस डैमेज हो सकता है। तो उसमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसा लगा हुआ है जो करंट को अचानक बढ़ने से रोक रहा है, या कोई और इंस्ट्रूमेंट जिसमें कॉइल टाइप का चीज़ है जो करंट को क्या कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है, बढ़ने से रोक रहा है। और बढ़ने से भी रोकेगा, घटने से भी रोकेगा। अब तुम सोचो कि बल्ब कंप्लीटली ऑन हो चुका है, क्योंकि करंट इसमें बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम तक पहुंच चुका है, इंड्यूस्ड करंट खत्म हो चुका है, अब केवल मेन करंट सप्लाई बच गया है, तो नेट करंट हो चुका है मैक्सिमम। और अगर मान लो कि पावर सप्लाई चला जाए लेकिन सर्किट कंप्लीट रहने का व्यवस्था कर दें, सर्किट को अभी भी कंप्लीट रखने का व्यवस्था कर दें, इधर से हम बैटरी को हटा दिए, बैटरी के स्विच को ऑफ कर दिए, तो क्या बल्ब तुरंत ऑफ हो जाएगा? ऑफ नहीं होगा, क्योंकि
अब बैटरी का द्वारा भेजा गया करंट पहले से मैक्सिमम था, अब इसको हम ऑफ कर दिए तो ये करंट अचानक घट गया। तो इस कॉइल में क्या हो रहा है कि करंट पहले इतना था, वो अचानक जीरो हो गया, तो भी तो फ्लक्स चेंज होगा। स्टेडी स्टेट में करंट इसमें मैक्सिमम हो चुका है, करंट कांस्टेंट हो चुका है कॉइल में। करंट जितना जाना था 5 एम्पियर मान लो कि स्टेब्लिश हो चुका है, 5 एम्पियर लगातार चला जा रहा है, अचानक लाइन चली गई तो 5 एम्पियर से क्या हो गया, करंट जीरो हो गया, तो फ्लक्स इसमें घट गया है। अब कॉइल क्या करेगा, फ्लक्स को घटने से रोकेगा, तो कॉइल अब सेम डायरेक्शन में करंट कॉइल भेजना शुरू करेगा। कॉइल में हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन हो जाएगा, और जितना करंट बैटरी भेज रहा था वो अचानक जीरो हो चुका है, तो वो काम अब इंडक्टर करंट भेज के करेगा। तो करंट को अचानक इंडक्टर जीरो नहीं होने देगा। जैसे बैटरी जो करंट भेज रहा था, अब वही करंट इंडक्टर भेजना शुरू कर देगा। तो इंडक्टर अब करंट भेज रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे ये इंड्यूस करंट क्या होगा, समय के साथ साथ डिक्रीज करना स्टार्ट होगा, और आफ्टर लॉन्ग टाइम इंड्यूस्ड करंट खत्म हो जाएगा, तो कोई करंट नहीं बचेगा, तो बल्ब क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। तो लाइन कट जाने के बाद भी अगर सर्किट बल्ब को मिल रहा है कि कंप्लीट है, तो बल्ब तुरंत ऑफ नहीं होगा, बल्ब तुरंत डार्क नहीं हो जाएगा, उसमें भी उसको कुछ समय लगेगा। तो बल्ब का ग्लो करना या उसका ऑफ हो जाना तुरंत नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें फिलामेंट कॉइल का रूप में है। समझ गए? तो क्वेश्चन इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम समय पूछा भी गया है। जैसे रहेगा स्विच वाला क्वेश्चन कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, ऑप्शन दिया रहेगा, बल्ब बिकम्स ब्राइट सडनली, क्या ऑप्शन सही है, गलत है। बल्ब ग्लोज आफ्टर सम टाइम, ऑप्शन सही है। बल्ब बिकम्स बल्ब ग्लोज स्टीडीली आफ्टर लॉन्ग टाइम, ये भी ऑप्शन सही है, कांस्टेंट हो जाएगा ना उसका ग्लो। आफ्टर ओपनिंग द स्विच बल्ब बिकम्स ऑफ एट द सेम टाइम, ये भी गलत है। बल्ब बिकम्स ऑफ आफ्टर लॉन्ग टाइम, ये ऑप्शन सही होगा, लॉन्ग टाइम के बाद ऑफ हो जाएगा, ये सही हो जाएगा ना। तो तब इसको नोट कर लेते हैं। नाउ स्विच एस इज क्लोज्ड, नाउ स्विच एस इज क्लोज्ड, अब सारी बातों को नोट कर लेते हैं। नाउ स्विच एस इज क्लोज्ड, टेल starts sending current which we will call main current. I main. Current sent by cell main current I main कितना हो जाएगा, ये EMF E है, रेजिस्टेंस R है, तो ये हो जाएगा E/R। जो बैटरी करंट भेजेगा वो E/R होगा, ठीक है। बट सिंस current increases suddenly, in the coil from 0 to I main,
hence there will be self induction in the coil, due to which there will be induced current in the coil. Induced current will oppose the change in current through coil. Initially, as current in the coil has increased from 0 to I main, hence induced current will be in the opposite direction of main current. In the opposite direction of main current. Direction of main current मतलब कुछ ऐसा हो गया, इंडक्टर में मेन करंट जिस डायरेक्शन में बढ़ा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि मेन करंट इंक्रीजिंग है तो इंड्यूस्ड करंट उसके अपोजिट होगा. Initially, just after closing the switch, induced current will be equal to main current. Hence, net current in the coil will be 0 just after closing the switch. Hence, net current in the coil will be 0 just after closing the switch.
अभी तक तो समझ में आ गया है सब कुछ? अब इसके बाद क्या हुआ था कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा इंड्यूस करंट का वैल्यू कम होने लगेगा, लेकिन मेन करंट तो जो बैटरी का है वो तो वही रहेगा, क्योंकि बैटरी अपना काम करता रहेगा। बैटरी कितना करंट भेजेगा? E/R के बराबर भेजेगा, E/R। तो नेक्स्ट, एज टाइम इंक्रीजेज, एज टाइम इंक्रीजेज इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट डिक्रीजेज। क्योंकि शुरुआत में ना जीरो था, जीरो से अचानक बढ़ा तो शुरू में बहुत तेज चेंज हुआ, बाद में तो चेंज कम हो गया ना, तो इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू भी बाद में कम होने लगेगा। तो इंड्यूस्ड करंट डिक्रीजेज, हेंस नेट करंट, नेट करंट इंक्रीजेज। नेट करंट तो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और आफ्टर लॉन्ग टाइम इंड्यूस करंट घटते घटते हो जाएगा जीरो, तो बच जाएगा केवल मेन करंट, वही हो जाएगा नेट करंट। तो नेट करंट बढ़ के हो जाएगा मेन करंट के बराबर। तो नेट करंट कितना हो जाएगा? नेट करंट बराबर हो जाएगा मेन करंट माइनस इंड्यूस्ड करंट, यही ना होगा? मेन करंट, नेट करंट किसके बराबर होगा? कॉइल में। तो कॉइल में इधर से जा रहा है मेन करंट, और इंड्यूस्ड करंट कम हो गया, इंड्यूस्ड करंट कम हो गया, तो नेट करंट बढ़ेगा ना। शुरुआत में क्या था? दोनों बराबर था। शुरुआत में इंड्यूस्ड और मेन करंट t बराबर जीरो पर सेम था, तो नेट करंट क्या था? जीरो था। और आफ्टर टाइम t इंड्यूस्ड करंट तो उतना ही रहा, मेन करंट तो उतना ही रहा। मेन करंट E/R के बराबर है, लेकिन इंड्यूस करंट कम हो गया, तो नेट करंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो एज टाइम इंक्रीजेज इंड्यूस करंट डिक्रीजेज, नेट करंट इंक्रीजेज। आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट घटते घटते क्या हो जाएगा? बिकम्स जीरो। आफ्टर लॉन्ग टाइम इंड्यूस्ड करंट बिकम्स जीरो, हेंस नेट करंट increases to I main, hence net current becomes constant after long time. Bulb close completely after long time. तो सारी बातों को हम लोग समझ गए कि बल्ब में, बल्ब का ग्लो करना समय के साथ साथ बढ़ेगा, क्योंकि मेन करंट तो भेजा जा रहा है वो तो रहेगा, लेकिन इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो रहा है जो कॉइल में जनरेट हो रहा है, और वो शुरुआत में बहुत स्ट्रांग होता है जो कि मेन करंट को कैंसिल आउट कर देता है, तो नेट करंट जीरो हो जाता है। और समय के साथ साथ इंड्यूस्ड करंट घटने लगेगा,
तो नेट करंट बढ़ता जाएगा और आफ्टर लॉन्ग टाइम इंड्यूस्ड करंट पूरी तरह से जीरो हो जाएगा, तब जा करके नेट करंट हो जाएगा मेन करंट के बराबर। जितना करंट बैटरी भेज रहा है वो पूरा करंट उसमें स्टेब्लिश हो जाएगा और बल्ब कंप्लीटली ग्लो करना शुरू करेगा। अब कोई डाउट किसी के मन में, बोलो। तुम्हारा यही और कोई डाउट? ये इसलिए इतना लिखवा है क्योंकि इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, घुमा फिरा करके इधर उधर करके। तुमको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी तरह का सवाल आएगा बना दोगे। स्विच क्लोज ओपन पर तो आता ही है, क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो यही सवाल आएगा कि स्विच ओपन कर दिए, बल्ब ग्लो किया नहीं किया। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। सिंपल ऑब्जेक्टिव में रहेगा, असर्शन रीजन सब कुछ भी हो सकता है। तो चलो अब समझ गए। अब तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कैपेसिटर और इसको रिलेट करो, क्वाइल और कैपेसिटर को रिलेट करो। कैपेसिटर में क्या होता था कि बैटरी कनेक्ट कर दिए तो कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ना स्टार्ट हुआ। वही चीज क्वाइल में हो रहा है कि बैटरी कनेक्ट किए तो इसमें करंट बढ़ना स्टार्ट हुआ। करंट अचानक नहीं बढ़ा। कैपेसिटर पे चार्ज जब हम भेजते थे तो चार्ज बढ़ता था, समय लगता था, चार्ज इंक्रीज कर रहा था, उसको क्या बोलते थे? चार्जिंग। चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। वही चीज क्वाइल के साथ हो रहा है कि जब बैटरी कनेक्ट कर दिए तो क्वाइल में करंट बढ़ना शुरू हुआ। इस चीज को क्या बोलेंगे? इस घटना को बोलेंगे ग्रोथ ऑफ करंट। करंट ग्रो कर रहा है तो ग्रोथ ऑफ करंट। तो जैसे कैपेसिटर में चार्जिंग था उस तरह से इसमें क्या हो जाएगा? ग्रोथ होगा। वहां पे डिस्चार्जिंग था, यहाँ पे क्या होगा? ग्रोथ का उल्टा क्या होगा? डिके होगा। तो जैसे कैपेसिटर में चार्जिंग था तो इसमें कॉइल में हो रहा है ग्रोथ ऑफ करंट। वहां पे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर था तो इसमें होगा डिके ऑफ करंट। करंट घटता है तो करंट अचानक नहीं ना घटेगा। अभी बताए, यही चीज डिके के लिए हो जाएगा। डिस्चार्जिंग की तरह डिके यहाँ पर होगा, चार्जिंग की तरह ग्रोथ होगा। हो गया ना? तो देख लो एक बार सारी चीजों को फिगर समझ लेते हैं। इंडक्टर है, टी बराबर जीरो पे, टी बराबर जीरो पे इसमें है मेन करंट आई मेन, तो उतना ही होगा इंड्यूस्ड करंट आई इंड्यूस्ड। मेन करंट का वैल्यू कितना है? ई बाई आर है। तो इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू भी कितना होगा? ई बाई आर होगा। क्या? तो वैल्यू बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड बात करेंगे। बोले कि 5 इधर गया तो इधर भी 5 आया। माइनस बताने की जरूरत नहीं ना है। अब डायरेक्शन ऑलरेडी दिखा दिए। इंड्यूस्ड करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो नेट करंट इसमें कितना हो गया? नेट करंट हो गया जीरो, क्योंकि मेन करंट और इंड्यूस्ड करंट दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट किया। आफ्टर सम टाइम टी, आफ्टर सम टाइम टी क्या होगा इंडक्टर में? मेन करंट तो उतना ही रहेगा जो बैटरी सप्लाई कर रहा है। मेन करंट का वैल्यू ई बाई आर ही रहेगा, लेकिन इंड्यूस्ड करंट अब घटने लगेगा। तो इंड्यूस्ड करंट मेन करंट से छोटा हो जाएगा। तो अब इसमें नेट करंट हो जाएगा कितना? आई मेन माइनस आई इंड्यूस्ड। और आफ्टर इन्फानाइट टाइम टी बराबर इन्फानाइट पे इंड्यूस्ड करंट तो मेन करंट तो वही रहेगा। मेन करंट बैटरी का काम है, जो भेज रहा है वो है ई बाई आर। लेकिन इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो आई इंड्यूस्ड हो गया जीरो। तो नेट करंट इन द सर्किट क्या होगा? केवल आई मेन के बराबर होगा, यानी कि ई बाई आर के बराबर होगा। देखो शुरू में जीरो था, बाद में हो गया ई बाई आर माइनस इंड्यूस्ड करंट। और इंड्यूस्ड करंट जब जीरो हो गया तो नेट करंट क्या बचा? ई बाई आर बचा। तो नेट करंट जीरो से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जा रहा है? ई बाई आर तक जा रहा है। इस घटना को क्या बोल रहे हैं? ग्रोथ ऑफ करंट।
ग्रोथ ऑफ करंट इन ए क्वाइल। यहाँ पे बल्ब का एग्जाम्पल से समझाए हैं। तो कितना टाइम में इंटरवल में हम लोग करंट के बारे में बात कर रहे हैं? 3 टाइम इंटरवल में। जैसे कैपेसिटर में चार्जिंग का 3 इंटरवल था ना, एक इनिशियल स्टेट, बीच वाले को ट्रांजिट स्टेट और इसको स्टेडी स्टेट। तो जैसे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैट में था, अब यहाँ से हम लोग को एक आइडिया मिल गया कि करंट में पढ़े थे करंट में हम लोग पढ़े थे कैपेसिटर। कैपेसिटर मैग्नेटिज्म में क्या पढ़ रहे हैं? मैग्नेटिज्म में उसका जगह कौन ले लिया? कैपेसिटर यहाँ पे ले लिया, आ गया कौन? इंडक्टर। इंडक्टर कैपेसिटर का सिंबल हम लोग यूज करते थे ऐसा, ठीक है। इंडक्टर का सिंबल यूज कर रहे हैं स्प्रिंग। कैपेसिटर में चार्जिंग होता था, चार्ज बढ़ता था, चार्ज बढ़ता था। यहाँ पर कौन बढ़ रहा है? करंट। तो यहाँ पर चार्जिंग यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ करंट, ग्रोथ ऑफ करंट। चार्जिंग में क्या होता था? चार्ज बढ़ता था, चार्ज इंक्रीज करता था। ग्रोथ ऑफ करंट में कौन बढ़ रहा है? करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है। स्टार्टिंग में चार्ज उसमें कितना होता था? 0 होता था। तो स्टार्टिंग में चार्ज होता था 0। यहाँ इसमें कौन बढ़ता था? चार्ज। इसमें कौन बढ़ेगा? करंट। t बराबर 0 पे चार्ज कितना होता था? 0। यहाँ पर t बराबर 0 पे करंट कितना है? 0। इनिशियल स्टेट t बराबर t पे चार्ज का क्या फॉर्मूला था? q बराबर q मैक्सिमम या q नॉट। q नॉट या q मैक्सिमम लिख दो। q मैक्सिमम का वैल्यू क्या था? c था। तो सी ई इंटू क्या था? 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। ये था ट्रांजिट स्टेट। इसमें भी t बराबर t पे क्या लगता है? करंट का वैल्यू क्या होना चाहिए? वैसा ही सब कुछ हो रहा है। तो करंट मैक्सिमम कितना है? यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज ये है, तो मैक्सिमम करंट कितना है? ई बाई आर है। ई बाई आर है मैक्सिमम करंट, है ना। और उसके साथ क्या लग जाएगा? 1 माइनस टी ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ। ये हो गया। अब आ जाओ स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट में यानी कि t बराबर इन्फिनिटी पर चार्ज हो जाता था मैक्सिमम। यहाँ पर t बराबर इन्फिनिटी पर करंट हो जाएगा मैक्सिमम। सब कुछ वैसा ही है, हम वही बता रहे हैं। इसमें करंट हो गया मैक्सिमम। अब आ जाओ, अब इसमें आ जाओ टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था? सी आर, आर सी। यहाँ पे टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला हो जाएगा एल बाई आर। बस ये डिफरेंस है, एल बाई आर, ठीक है ना। बस इतना चीज़ है। कैपेसिटर वहाँ पे एनर्जी स्टोर करता था। एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या था? हाफ टी
वी स्क्वायर। यहाँ पे कॉइल भी एनर्जी स्टोर करेगा। एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा? तो सी की जगह पर क्या हो गया है? सी की जगह पर एल, वहाँ पे कैपेसिटेंस, यहाँ पे इंडक्टेंस, तो हाफ एल। और वोल्टेज की जगह पर यहाँ पर क्या होगा? करंट, तो हाफ एल आई स्क्वायर। एकदम वैसा ही फॉर्मूला रहा कि नहीं? यहाँ पर ये एनर्जी स्टोर करता था किस रीजन में? इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये एनर्जी स्टोर करेगा किस में? इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये एनर्जी स्टोर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये एनर्जी स्टोर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। जिस तरह से चार्जिंग को हम रिलेट करके बताए, उस तरह से डिस्चार्जिंग की तरह इसमें वही चीज़ हो जाएगा। तो सारा फॉर्मूला वैसा ही है। अगर तुम चार्जिंग के बारे में सब याद किए हो, अच्छे से समझ रहे हो, तो सेम चीज़ यहाँ पर उसको रिलेट कर सकते हैं इंडक्टर में। तो एक तरह से कैपेसिटर का एनालॉग है इंडक्टर। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोस्टैट में जो कैपेसिटर का रोल है, वही मैग्नेटिज्म में इंडक्टर का रोल है। और नेचर में हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटिज्म दोनों में काफ़ी कुछ सिमेट्रिक है। जैसा उसमें होता है वैसा मैग्नेटिज्म में भी होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी एनर्जी स्टोर करता है। जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग सब कुछ देखे थे, उसी तरह का मैग्नेटिज्म में भी देख रहे हैं। तो कैपेसिटर की जगह पर यहाँ पर आ गया है कौन? इंडक्टर। तब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ करंट इन एन इंडक्टर। ग्रोथ ऑफ करंट इन एन इंडक्टर। ग्रोथ ऑफ करंट इन एन इंडक्टर। सब नोट कर लिए ठीक से? कोई डाउट अभी तक है? टाइम लग जाएगा, फोटो खींच लो ना, इसे उतार लेना है। तो हो गया ना? समझा देते हैं एक बार। देखो ध्यान से कि पहले हम बताए कि जैसा इलेक्ट्रोस्टैट में कैपेसिटर के बारे में पढ़ाई किए थे, वैसा मैग्नेटिज्म में इंडक्टर के बारे में पढ़ाई करेंगे। कैपेसिटर होता है इलेक्ट्रोस्टैट में, करंट में, तो इसमें मैग्नेटिज्म में क्या हो गया? इंडक्टर। कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, ये भी एनर्जी स्टोर करता है। जैसे इसमें चार्ज बढ़ता है, इसमें करंट बढ़ता है। स्टार्टिंग में चार्ज इस पर क्या होता है? जीरो, तो करंट इसमें क्या है? जीरो। टाइम टी पर चार्ज का फॉर्मूला ये था, सी ई 1 - e⁻⁻ तो इसमें करंट का फॉर्मूला वैसा ही हो जाएगा। ठीक है। इन्फानाइट टाइम पे चार्ज हो जाता था मैक्सिमम, तो इन्फानाइट टाइम पे यहाँ पे मैक्सिमम क्या हो जाएगा? करंट। टाइम कांस्टेंट यहाँ पे होता था सी आर, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट क्या होगा? L/R। एनर्जी कितना स्टोर होता था कैपेसिटर में? हाफ सी वी स्क्वायर। तो इसमें फॉर्मूला उसी तरह आना चाहिए। हाफ सी की जगह पर कौन हो जाएगा? L, और V की जगह पर कौन हो जाएगा? आई। हाफ L I स्क्वायर। ग्रोथ ऑफ करंट इन एन इंडक्टर। तो सारा चीज जो हम अभी बताए थे कि कैसे कैसे ग्रोथ हो रहा है, उसी घटना को क्या बोला जा रहा है? ग्रोथ ऑफ करंट। ग्रोथ ऑफ करंट इन एन इंडक्टर। तो अब जैसे बल्ब की जगह पर हम क्या लगा दिए? कॉइल। यहाँ पर क्या लगा दिए? स्विच। और यहाँ पे लगा दिए बैटरी। बैटरी। और यहाँ पे लग गया स्विच, इंडक्टर, रेजिस्टेंस, सेल और स्विच। तो इनिशियली स्विच ओपन है तो करंट कितना है? जीरो है। स्विच क्लोज करेंगे तो स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद करंट जीरो रहेगा।
जैसे जैसे समय बढ़ेगा इसमें करंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इंड्यूस करंट घटना शुरू हो जाएगा, और आफ्टर लॉन्ग टाइम करंट इसमें हो जाएगा मैक्सिमम। इस घटना को क्या बोला जा रहा है? ग्रोथ ऑफ करंट। इनिशियली स्विच एस वाज ओपन, current in the inductor was 0 as switch S is closed. Net current increases and after long time net current becomes maximum. This phenomenon can be called as growth of current in the inductor. Growth of current in the inductor. ग्रोथ ऑफ करंट का मतलब समझ में आया, और इसके पीछे कारण क्या है तो पहले समझा दिया ना। जो रीजन बल्ब वाला बताया था वही रीजन इसमें डिटेल में लिखा जा सकता है, सेम चीज कि कैसे ग्रोथ हो रहा है। अब ग्रोथ ऑफ करंट को हम लोग कितने टाइम इंटरवल में डिवाइड करेंगे? 3 में, एक इनिशियल, एक ट्रांजिएंट, और नेक्स्ट स्टेडी। ग्रोथ ऑफ करंट कैन बी divided in 3 time interval. 3 time interval. कौन कौन? पहला इनिशियल स्टेट, दूसरा ट्रांजिएंट स्टेट, यानी कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। ये इनिशियल स्टेट हो गया, और ये हो गया आफ्टर टाइम टी ऑफ क्लोजिंग द स्विच। हो गया ट्रांजिएंट, और तीसरा कौन सा हो गया? स्टेडी स्टेट, यानी कि आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ क्लोजिंग द स्विच
आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ क्लोजिंग द स्विच। तो अब हम लोग फिर से वैसा ही सब कुछ रिपीट करते हुए देख पाएंगे जैसा कि चार्जिंग में होता था। ग्राफ से लेके सारा फॉर्मूला, टाइम कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट, सारा चीज़ वैसा ही इसमें हम लोग देखेंगे। जैसे उसमें स्विच क्लोज करने के बाद करंट ये सब पूछते थे, इसमें भी वैसा ही सब कुछ पूछेंगे। तो समझ गए चार्जिंग की तरह ग्रोथ। अब सबको एक्सपेक्ट फॉर्मूला तो कर लिए ना कि फॉर्मूला उसी तरह का आने वाला है। अब उस फॉर्मूला को वैसे ही लाना है जैसे कि इंटीग्रेट ये सब करके हम लोग लाए थे। हो गया। तब इसमें कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, बस कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी फॉर्मूला सब जो आने वाला है वो तो पहले देख चुके हैं, केवल उसको एक बार बढ़िया से फिर से रिवीजन कर लेंगे सारे फॉर्मूला को, तो सब कुछ वैसा ही इसमें भी मिल जाएगा। हो गया ना। जैसे इंडक्टर, रजिस्टर और सेल, और स्विच ओपन है। स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद कौन सा इनिशियल, क्लोज करने के आफ्टर टाइम टी कौन सा ट्रांजिएंट, और आफ्टर लॉन्ग टाइम में क्या हो जाएगा, स्टेडी स्टेट। और सबको याद है कि इनिशियल स्टेट में कैपेसिटर किस तरह से काम करता था। इनिशियल स्टेट में स्ट्रेट वायर, और स्टेडी स्टेट में ओपन वायर, ओपन सर्किट, मतलब वो करंट को अलाउ नहीं करता था। यहाँ पर उल्टा बात होगा, इंडक्टर कैपेसिटर दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलता है। जैसा काम कैपेसिटर करता है उसका उल्टा ये करेगा। मतलब शुरुआत में कैपेसिटर जहाँ पर कि करंट को अलाउ कर देता था, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दो और यहाँ पे बैटरी लगा दो, तो स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद ये करंट को पूरी तरह से अलाउ करता है। मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। और ये क्या करता है, करंट को अचानक बढ़ने से रोकता है। मतलब स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद करंट इसमें क्या होगा, 0 होगा। स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद इसमें करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है करंट 0 से बढ़ता है मैक्सिमम, और इसमें जैसे जैसे टाइम बढ़ता है करंट मैक्सिमम से घट के हो जाता है 0। जब ये करंट को अलाउ करेगा तो ये क्या करेगा, अब रोक देगा। ठीक है ना। तो किसी कॉइल में ही होता है कि शुरुआत में, जैसे हीटर वाला तुम कॉइल सोचो, उसमें ब्राइटनेस शुरू में नहीं है, धीरे धीरे ब्राइट एकदम हो गया, स्टेडी स्टेट में आ चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। करंट वैसे ही बढ़ रहा है, शुरू में करंट 0 है, करंट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो चुका है। तो अंतिम में क्या होता है, जो भी करंट है इसको रोक पा रहा है क्या, अंत में इसका EMF E है, रेजिस्टेंस R है। तो स्टेडी स्टेट में जो बैटरी करंट भेज रहा है वो पूरी तरह से चला जा रहा है, मतलब इसका रेजिस्टेंस खत्म हो गया। शुरुआत में रेजिस्टेंस इंडक्टर का सबसे ज़्यादा होता है, समय पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, इसका रेजिस्टेंस भी समय पे डिपेंड कर रहा है। शुरुआत में रेजिस्टेंस इसका सबसे हाई है, जितना करंट देंगे सबको रोक देगा। और इसका रेजिस्टेंस शुरुआत में क्या है, 0 है, जितना करंट भेजेंगे सब कुछ अलाउ कर देगा। और समय के साथ इसका रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा, और इसका पोजीशन बढ़ेगा तो करंट घटेगा। ये सब चीज़ है जिसको हम लोग रिलेट करेंगे, तो सारा चीज़ फिर एक दूसरे से रिलेट हो जाएगा, तो आसानी से समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।